साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 10 आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं। 1885 से 1947 तक का संपूर्ण विवरण मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या कक्षा 6 से 12 के बीच अध्ययनरत हों, ये टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इससे पहले 9 भाग मैं आपके बीच प्रदर्शित कर चुका हूं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं भाग 10 और इस भाग 10 के अंतर्गत हम कौन से बिंदुओं की चर्चा करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तीनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है, जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा सांप्रदायिक पंचायत, जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा कहा जाता है, जो हुई थी 16 अगस्त 1932 को, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही पूना समझौता, जो महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था 26 सितंबर 1932 को, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं और निश्चित रूप से यदि आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी भाग मेरे इस YouTube चैनल पर देख लिए हैं तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका प्रश्न किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से ही मुझे प्रेरणा मिलती है और अधिक वीडियोस आपके बीच उपस्थित करने की। इसके अलावा अधिक से अधिक अपने साथियों में वीडियो को शेयर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं आपके बीच वीडियो प्रदर्शित करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 10। सबसे पहले हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक विचार विमर्श करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। तो साथियों, प्रश्न आता है, ब्रिटिश सरकार ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए कितने गोलमेज सम्मेलन बुलाए? तो 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो भारत में आए दिन जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, उन क्रांतिकारी घटनाओं को कैसे रोका जाए, किस तरह से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि ये क्रांतिकारी घटनाएं न हो, इस पर विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। अब देखिए, अगला प्रश्न ये आता है कि गोलमेज सम्मेलनों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने इन तीनों सम्मेलनों का उद्घाटन किया था। एक प्रश्न आता है, गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों की जो अध्यक्षता है वो की गई थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा एक प्रश्न आता है, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन स्थल। तो गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में। बाकी तो कई परीक्षाओं में लंदन भी आ जाता है, ये एग्जैक्ट पैलेस भी आता है आपके ऑप्शन में, सेंट जेम्स पैलेस। कहाँ है ये? लंदन में। और गोलमेज सम्मेलनों में पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए साथियों, वर्ष की जहां तक बात है तो इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो कई बार जैसे ऑप्शन में आ जाता है 1930, 1931, 1932, 1933। इस संदर्भ में विद्यार्थियों के थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस वर्ष ये प्रारंभ हुआ था वही वर्ष आएगा। तो 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 12 नवंबर 1930 को यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था और 13 जनवरी 1931 तक यह सम्मेलन चला था। अब देखिए, इस सम्मेलन में जो है वो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वायसराय थे लॉर्ड इरविन।
अब जो प्रथम सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो सदस्यों ने भाग लिया था 89 सदस्यों ने। 13 सदस्य जो थे इसमें वो ब्रिटिश राजनीतिक दलों के थे और 76 कौन थे? 76 भारतीय थे। अब देखिए प्रश्न आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे या कौन ऐसे नेता थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। अब देखिए कौन कौन से नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है और सबसे कठिन प्रश्न भी यही बनता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया या नहीं लिया। तो किन किन नेताओं ने भाग लिया था? तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री। ये जो तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री जो थे, ये तीनों इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के प्रतिनिधि थे। इसके अलावा भारतीय ईसाई प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था KT पॉल ने। इसके अलावा हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किसने किया था इस सम्मेलन में? तो दो व्यक्तियों ने किया था, BS मुंजे और MR जयकर। मुस्लिम लीग की ओर से जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। मोहम्मद शफी इसमें उपस्थित थे। आगा खान में भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मोहम्मद अली के द्वारा भी भाग लिया गया था। इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। होमी मोदी के द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया था। फजलुल हक के द्वारा भाग लिया गया था। सुंदर सिंह मजीठिया ने भाग लिया था और सरदार संपूर्ण सिंह ने इसमें भाग लिया था। इन्होंने सिखों का प्रतिनिधित्व किया था और दलित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। अब देखिए एक दो चीजें इसमें और भी बनती हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 2 राजपूत शासकों ने भाग लिया था राजस्थान के। तो एक तो लिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने और एक अलवर के शासक जय सिंह ने जो है इस सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखिए विशेष नोट करने वाली बात यह है कि प्रथम सम्मेलन के बाद 25 जनवरी 1931 को ब्रिटिश सरकार ने बिना शर्त के गांधी जी को रिहा कर दिया था। अब देखिए साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित तो कर लिया गया, लेकिन जो उद्देश्य था इस गोलमेज सम्मेलन का कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार विमर्श करना, तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर सफलतापूर्वक विचार विमर्श तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक कांग्रेस के सदस्य इसमें भाग नहीं ले। तो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इस कारणवश प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो क्या रहा? असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था क्योंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को अगले गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जाए और सम्मेलन सफल हो सके। तो ब्रिटिश सरकार के सामने अब ये चुनौती थी कि किस तरह से गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाया जाए। और इसी क्रम में जो घटना घटित हुई वो थी गांधी इरविन समझौता। तो प्रश्न सीधा सा आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। अब ये जो समझौता था ये दिल्ली में हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अब देखिए किन व्यक्तियों के प्रयासों से ये समझौता हुआ। तो ये जो समझौता है वो तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से हुआ था। किन के मध्य हुआ? महात्मा गांधी और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के मध्य। तो प्रश्न आ जाता है गांधी इरविन समझौता किन के प्रयासों से हुआ? तो हम उत्तर कर आते हैं गांधी और इरविन। तो गांधी और इरविन के मध्य तो ये समझौता हुआ था दिल्ली में, लेकिन किसके प्रयासों से? तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से हुआ और इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अब परीक्षाओं में कठिन प्रश्न जो आता है वो आता है समझौते की शर्तों के संदर्भ में। तो देखिए समझौते की शर्तों में पहली बात अपन करेंगे लॉर्ड इरविन के द्वारा कौन सी बातों को स्वीकार किया गया। तो लॉर्ड इरविन ने क्या कहा कि केवल उन्हीं राजनीतिक बंदियों को जेल में रखा जाएगा जिन पर हिंसक आरोप हैं। शेष सभी राजनीतिक बंदियों को ब्रिटिश सरकार क्या कर देगी? रिहा कर देगी, छोड़ देगी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने पक्ष जो रखा वो रखा कि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। गांधी जी काफी प्रसन्न हुए इस बात को लेकर, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य है वो यही था कि भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। तीसरा है शराब व विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दे सकते हैं भारतीय। चौथा, लॉर्ड इरविन ने इस समझौते के तहत कौन सी बात स्वीकारी
कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिए हैं उन्हें पुनः अपना पद देने में ब्रिटिश सरकार उदारता दिखाएगी। अब देखिए कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने कौन सी बातें स्वीकृत की। ये तो थी इरविन द्वारा स्वीकृत बातें। गांधी जी ने क्या स्वीकृत की बात? पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तो देखिए ये इस गांधी इरविन समझौते का प्रमुख उद्देश्य यही था कि किसी तरह से कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो ये उद्देश्य पूरा हो गया जब गांधी जी ने कह दिया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तीसरा था कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ये भी ब्रिटिश सरकार के लिए अच्छी बात थी जो गांधी जी ने इस समझौते के तहत स्वीकारी। और चौथी बात जो गांधी जी ने स्वीकृत की वो है कि गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। अब देखिए साथियों, जो आलोचना की जाती है गांधी जी की गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में, वो आपको विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इस समय गांधी जी ये मांग करते तो ये मांग पूरी हो सकती थी। कौन सी मांग? गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की रिहाई के बारे में गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई और इसी के बारे में गांधी जी की भूमिका की जो है वो आलोचना की जाती है। तो यदि यहाँ गांधी जी इनकी रिहाई की मांग करते तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार इन्हें रिहा करने पर विचार कर सकती थी। गांधी इरविन समझौते का जो अनुमोदन हुआ था वो हुआ था 26 से 29 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति मिली? तो ये मिली थी 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की। और कराची अधिवेशन में 1931 की अध्यक्षता की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके अलावा कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया था। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में आता है। और इसी कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने एक बात कही थी जो कथन के रूप में परीक्षाओं में पूछी जाती है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है। ये कथन महात्मा गांधी ने दिया था कराची अधिवेशन में कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। अब अपन बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होने की परिस्थितियां बन चुकी हैं। लॉर्ड इरविन और गांधी के मध्य जो समझौता हुआ उसमें गांधी जी ने स्वीकृति दे दी कि वो कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था, वैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। तो सिंगल वर्ष आ जाए तो 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि किसने भाग लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था गांधी जी ने। और इस सम्मेलन में 111 सदस्यों ने भाग लिया था, जबकि प्रथम सम्मेलन में 89 सदस्यों ने भाग लिया था। अब देखिए साथियों, इसमें प्रश्न आता है कि गांधी जी लंदन के लिए किस जहाज से रवाना हुए? तो गांधी जी राजपुताना जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। और गांधी जी के साथ और कौन गए थे इस सम्मेलन में? तो गांधी जी के जो सेक्रेटरी सचिव थे महादेव देसाई, वो भी लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ गए थे। अब देखिए, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों के संदर्भ में आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? इन दोनों ने कांग्रेस की ओर से जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति प्राप्त की थी। अब देखिए, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को कांग्रेस ने अपनी ओर से सम्मेलन में भाग लेने हेतु मनोनीत किया था। तो मनोनीत किया गया था, इनको नॉमिनेटेड कर दिया गया था सम्मेलन में भाग लेने के लिए, परंतु दोनों ने गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य, तो ये जो 7 सदस्य हैं ये आप ध्यान में रख लीजिए जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो महात्मा गांधी का नाम आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। इसके अलावा आपको कौन से सदस्यों का नाम ध्यान में रखना है? सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने गवर्नर जनरल के विशेष प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया था। अली इमाम ने भाग लिया, मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया,
घनश्याम दास बिड़ला ने भाग लिया था, S.K. दत्ता ने भाग लिया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये 7 सदस्य आपको ध्यान में रखने हैं। एक बात आपको विशेष रूप से बता दूं कि सरोजनी नायडू और भीमराव अंबेडकर ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। यदि आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय पूछ लिया जाए तो उत्तर आएगा लॉर्ड वेलिंगटन। इस समय भारत सचिव जो थे वो थे सैमुअल हारे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान एक ही व्यक्ति रहे हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। सैमुअल हारे ने 19 नवंबर 1931 को बर्किंघम पैलेस में गांधी जी का परिचय सम्राट से कराया था। यह आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी का परिचय जॉर्ज पंचम से किसने करवाया था? तो वो करवाया था भारत सचिव सैमुअल हारे ने। सम्राट ने गांधी जी से पूछा था, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? देखिए, सम्राट ने गांधी जी से प्रश्न पूछा था बर्किंघम पैलेस में कि आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया। तो इसका जवाब गांधी जी ने क्या किया? देखो क्या जवाब था जो गांधी जी ने इसका दिया था सम्राट को। मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ये देखिए विशेष है कि क्यों ये सम्मेलन असफल रहा। तो उस दिशा का यह पहला कार्य था कि इस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और गांधी जी ने इस मांग को ठुकरा दिया। तो गांधी जी के इस सम्मेलन में आने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने भीमराव अंबेडकर को ये कहकर सूचित कर दिया था कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी आ रहे हैं और आप अपने अधिकारों की मांग इस सम्मेलन में कर सकते हैं। निश्चित रूप से गांधी जी जो हैं इसे स्वीकृति देंगे। लेकिन हुआ क्या? गांधी जी ने अंबेडकर जी की मांग को ठुकरा दिया। अंततः यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर गतिरोध के कारण 1 दिसंबर 1931 को समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का कारण। सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है, द्वितीय सम्मेलन की असफलता का कारण। तो असफलता का कारण आ जाएगा सांप्रदायिक गतिरोध। गांधी जी ने वापस मुंबई आकर कहा, मुंबई आकर क्या कहा? तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है गांधी जी का। वे खाली हाथ लौटे हैं पर जो ध्वज उन्हें सौंपा गया उसे उन्होंने नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। वापस आने के बाद गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा परंतु वायसराय ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। गांधी इरविन समझौता जो था उसको ब्रिटिश सरकार ने जो है वो क्या कर दिया? रद्द कर दिया। भाई जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही असफल हो गया तो गांधी इरविन समझौते का औचित्य कहाँ अब सार्थक होगा? तो इस समझौते को रद्द कर दिया गया और समझौता रद्द हो गया तो गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। अब देखिए साथियों, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आता है कि गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंसेंट चर्चिल ने। इसके अलावा एक प्रश्न आता है गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो अर्धनंगा फकीर कहा था ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मॉरिन्स ने। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने हैं दोनों प्रश्न। देशद्रोही फकीर चर्चिल ने कहा था और अर्धनंगा फकीर कहा था फ्रैंक मॉरिन्स ने। और ब्रिटिश नागरिक थे फ्रैंक मॉरिन्स, इन्होंने कब कहा था इन्हें अर्धनंगा फकीर गांधी जी को? जब वे सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां उतर रहे थे। अब गांधी जी ने शुरुआत कर दी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की, क्योंकि गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। लेकिन जब सांप्रदायिक गतिरोध के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, उन्हें उनके अधिकारों की प्राप्ति नहीं हुई, तो गांधी इरविन समझौता जहां समाप्त हो गया वहीं इन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जो चला था 1932 से 1934 तक। 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। जवाब में ब्रिटिश सरकार ने फिर से कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई अध्यादेश जारी किए। इसे ही अध्यादेश शासन कहा जाता है। अगला बिंदु जो हम लेंगे इस वीडियो का वो है सांप्रदायिक पंचाट तथा पुनः समझौता। तो सबसे पहले सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड्स की हम बात करेंगे और उसके बाद में हम क्रम से बात करेंगे पुनः समझौता की। तो सांप्रदायिक पंचाट क्या है ये देखिए आप।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड ने ये घोषणा की थी कि यदि भारतीय नेता सांप्रदायिक समस्या को शीघ्र ना सुलझा सके तो मजबूरन उन्हें कठोर निर्णय की घोषणा करनी पड़ेगी। मतलब रैमजे मैकडोनाल्ड ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद साफ साफ ये कह दिया था कि यदि भारतीय नेता सांप्रदायिक गतिरोध की समस्या को सुलझा नहीं लेंगे, अगर नहीं सुलझा पाए तो मजबूरन ब्रिटिश सरकार को ठोस निर्णय की घोषणा करनी पड़ेगी। ये जो घोषणा थी इसी को कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट, और ये घोषणा की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को। अब देखिए, भारतीय प्रतिनिधियों के मध्य सांप्रदायिक समस्या को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका, अतः 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी। अब देखिए क्या थी ये घोषणा, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि घोषणा को लागू करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड का इस सांप्रदायिक पंचाट घोषणा को लागू करने का वास्तविक उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। यह आपको ध्यान में रखना है उद्देश्य। अब क्या थी घोषणा? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दलितों पर भी लागू कर दिया जाए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दलितों पर भी लागू कर दिया गया इस घोषणा के द्वारा, और ये जो है दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की ब्रिटिश चाल थी। और इससे पहले ये जो व्यवस्था थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, ये व्यवस्था केवल मुसलमानों पर, मुस्लिम्स पर ही लागू थी। इसके अलावा इस घोषणा में क्या कहा गया कि प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस तथा महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए। तो ये जो आपको पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। सांप्रदायिक पंचाट घोषणा के संदर्भ में दिए गए ये पॉइंट्स थे। गांधी जी ने दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिए जाने के विरोध में यरवदा जेल में, जो है पूना, यरवदा जेल पूना में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट घोषणा में जो है वो दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिए जाने की घोषणा कर दी थी, और इसका विरोध जो है वो गांधी जी ने किया था यरवदा जेल में, और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन पूना समझौता। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि पूना समझौता कब हुआ और किनके मध्य हुआ? तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था यह समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। अब प्रश्न देखिए साथियों, ये आता है कि पूना समझौता जो था गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ, ये किनके प्रयासों से हुआ था? तो ये समझौता 4 व्यक्तियों के प्रयासों से हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास और सी राज गोपालाचारी। तो राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास और सी राज गोपालाचारी के प्रयासों से पूना समझौता संपन्न हुआ था, और समझौते के साथ ही गांधी जी ने जो है वो उपवास समाप्त कर दिया था। अब देखिए पूना समझौता के अनुसार जो महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला बिंदु है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें जो हैं वो आरक्षित कर दी गई। और सांप्रदायिक पंचाट घोषणा में कितनी सीटों की बात कही थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने? तो 71 सीटों की ही बात कही थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लेकिन इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए अलग अलग प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई? 148। तो लगभग डबल से भी ज्यादा हो गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% जो सीटें हैं वो दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। ये तीनों बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं जो इस पूना समझौता के तहत तय किए गए थे। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त करने की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। अब देखिए सितंबर 1932 में गांधी जी ने किसकी स्थापना की? तो हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा सितंबर 1932 में की गई थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसी को अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग भी कहा जाता है। तो कोई सा भी प्रश्न आ जाए, हरिजन सेवक संघ पूछ ले या अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग पूछ ली जाए, दोनों गांधी जी के द्वारा स्थापित हैं। और दलितों को सबसे पहले जो हरिजन जो नाम दिया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दलितों को हरिजन जो नाम है वो गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। अब देखिए गांधी जी ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया था जिसका नाम था हरिजन।
इसका प्रकाशन गांधी जी ने जेल में ही शुरू किया था। 8 मई 1933 को गांधी जी ने जेल से ही अस्पृश्यता को समाप्त करने हेतु 21 दिन के उपवास की शुरुआत की थी। उपवास प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही गांधी जी सत्याग्रह आश्रम वर्धा में आ गए थे। मई 1933 में गांधी जी ने 12 सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने 1 अगस्त 1933 को। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, किन दो नेताओं ने गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित किया? तो गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित करने वाले जो नेता थे वो थे सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी को असफल घोषित किया था। अब देखिए भीमराव अंबेडकर ने भी इनकी आलोचना की है महात्मा गांधी की, तो स्टेटमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। ये कथन है भीमराव अंबेडकर का, कई बार परीक्षाओं में आता है। अब देखिए गांधी जी ने जनवरी 1934 में बिहार में आए भूकंप के बारे में क्या कहा? तो भूकंप के बारे में इन्होंने कहा था, यह स्वर्ण हिंदुओं के पापों का देवीय कुंड है। 25 जून 1934 को गांधी जी की कार पर पूना में बम फेंका गया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देकर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। तो सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया था अक्टूबर 1934 में, और हरिजन उत्थान के कार्यों में गांधी जी समर्पित हो गए। अब इसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। हालांकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कोई विशेष उद्देश्य, जो जिस उद्देश्य से सम्मेलन आयोजित किए जाने तय हुए थे, वो उद्देश्य अब पूरा नहीं हो सकता। ये आप सभी जानते हैं। किसी भी स्थिति में अब महात्मा गांधी सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन बुलाए गए थे, लेकिन ये जो तीसरा सम्मेलन था इसका उद्देश्य कुछ और ही था। ये हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। तो सबसे पहला 1930-31 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ और तीसरा 32 में हुआ। तीनों के तीनों सम्मेलन लंदन में ही हुए हैं, सेंट जेम्स पैलेस में आपको बता दिया गया है। अध्यक्षता जो है वो जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम ने की थी, और इसका जो उद्घाटन है, क्षमा कीजिए, उद्घाटन जो है वो सम्राट ने किया था जॉर्ज पंचम ने, और अध्यक्षता तीनों की जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। अब जो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया था, गांधी जी गए थे। तीसरे में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। इस सम्मेलन में 1935 के अधिनियम की योजना को अंतिम रूप दिया गया। तो देखिए 1935 के अधिनियम को तैयार करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जब समस्त ब्रिटिश अधिकारी एक साथ उपस्थित हुए हैं तो क्यों न इस उपस्थिति का कुछ विशेष अच्छा कार्य करके फायदा उठाया जाए। तो इस सम्मेलन में 1935 के अधिनियम की योजना को अंतिम रूप दिया गया, और यह अधिनियम पारित हुआ था 2 अगस्त 1935 को। 1935 की अधिनियम बनने की शुरुआत साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही हो गई थी। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया जो 1935 के अधिनियम के निर्माण में एक कदम था। इस श्वेत पत्र पर विचार करने हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त परवर समिति का गठन किया गया था। परवर समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारतीय संघ की स्थापना तभी हो सकती है जब इसमें कम से कम 50% राज्य शामिल हों। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम में साथियों 321 धाराएं थी और 19 परिशिष्ट थे। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। यह आपको ध्यान में रखना है, अंतिम संवैधानिक प्रयास था 1935 का अधिनियम, जो लंबे समय तक कार्यरत रहा। 1935 के अधिनियम के आधार पर ही भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को जो सत्ता का हस्तांतरण किया वो किस अधिनियम के आधार पर किया था, 1935 के अधिनियम के आधार पर। अब देखिए साथियों 1935 का जो अधिनियम था वो संवैधानिक निरंकुशता का प्रतीक था। संवैधानिक निरंकुशता का प्रतीक क्यों था 1935 का अधिनियम?
क्योंकि इसमें इतने अधिक नियंत्रण थे कि भारत की राजनीतिक शक्ति जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास ही बनी रही। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कथन दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि 1935 का जो अधिनियम है वो ऐसा यंत्र था जिसमें इंजन नहीं था। तो साथियों, ये था आज का हमारा अध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 10, जिसमें हमने गोलमेज सम्मेलन तीनों की विस्तार से चर्चा कर ली, गांधी इरविन समझौते के बारे में आपको बताया, इसके अलावा सांप्रदायिक पंचाट और पुना समझौते के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। अगर साथियों आपके लिए वीडियो वाकई उपयोगी रहा है, ज्ञानवर्धक रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा नियमित रूप से प्रस्तुत होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।